दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है अच्छे से मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रीडी मर्चेंट। दोस्तों, GREEDY, ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची, और मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। द ग्रीडी मर्चेंट, लालची व्यापारी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड आ ग्रीडी एंड रिच मर्चेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। वंस एक बार, देयर लिव्ड अ ग्रीडी एंड रिच मर्चेंट, एक बार एक लालची और अमीर व्यापारी रहता था। He had a pet monkey। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट पजेसिव का सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु थी, कोई चीज़ थी। इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे हमारे पास घड़ी थी, राजू के पास मोबाइल था, मेरे पास पैसे थे। इस तरह के जो भी वाक्य होंगे जहां हम ये दर्शाएंगे कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु थी, तो दोस्तों इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहा जाता है। और पास्ट पजेसिव जब हम वाक्य बनाएंगे, पास्ट पजेसिव में हैड का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में जो भी वस्तु होगी उसको भी मेंशन करना होगा। तो मान लीजिए मेरा ये सेंटेंस है कि मेरे पास घड़ी थी, तो इसका क्या आंसर होगा? आई हैड आ वॉच। तो यहाँ पर हैड का जो इस्तेमाल है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड, उसके पास था, अ पैट मंकी। दोस्तों, पैट का मतलब होता है पालतू, मंकी मतलब बंदर। उसके पास एक पालतू बंदर था। चलिए दोस्तों, मैंने आपको भी पास्ट पजेसिव के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। मैं चाहूँगा आप एक दो वाक्य नोट करें। यदि आप सीख गए हैं तो आप उन्हें ट्रांसलेट करें, कमेंट में भी बताएं। नोट कर लीजिए। राजू के पास घड़ी थी। दूसरा सेंटेंस है मेरे भाई के पास किताब थी। आप दोनों वाक्यों को ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए। वन डे द मर्चेंट वॉज नॉट एट होम। दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव का भी प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। दोस्तों, जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, तब हमें वॉज का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज़ किया जाता है। तो आप इसे ज़रूर नोट कर लें कि वॉज कब आएगा और वर कब आएगा, और साथ में जो नाउन एडजेक्टिव है उसको भी हमें मेंशन करना है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, द मर्चेंट व्यापारी, वॉज नॉट एट होम, घर पर नहीं था। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन व्यापारी घर पर नहीं था। द मंकी वॉज द मंकी वॉज अलोन इन द हाउस। और दोस्तों, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यहाँ वॉज क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है। यहाँ भी सिंगुलर नाउन था इसलिए वॉज लगा था।
और यहाँ भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है जिसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है। द मंकी वॉज अलोन इन द हाउस। अलोन मतलब होता है अकेला। बंदर घर में अकेला था। ही कॉट होल्ड ऑफ अ बॉक्स विच वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, और ये जो कॉट है ये सेकंड फॉर्म है कैच की। और कैच होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का हाथ लग जाना, कोई चीज़ हाथ लग जाने को कैच होल्ड कहते हैं। और सेकंड फॉर्म है कॉट होल्ड। ही कॉट होल्ड ऑफ ए बॉक्स। उसके हाथ एक बॉक्स लग गया। बॉक्स का मतलब है संदूक या कोई छोटा बक्सा। उसके हाथ एक बॉक्स लग गया। विच वॉज जो था, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों से भरा हुआ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही कॉट होल्ड ऑफ ए बॉक्स विच वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। उसके हाथ एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बॉक्स लग गया, मतलब एक छोटा सा एक जो बॉक्स था, संदूक था, वो उसके हाथ में लग गया। ही स्टार्टेड थ्रोइंग द कॉइन्स आउटसाइड द विंडो। दोस्तों यहाँ स्टार्टेड के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया है जब हम कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जहाँ पर कोई भी लगा लगी के बाद कोई क्रिया मौजूद हो, जैसे वह नाचने लगा, वह खेलने लगा। तो दोस्तों बहुत आसान तरीके से हम इस तरह के वाक्य बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मान लीजिए वाक्य है वह नाचने लगा, तो इसकी वाक्य की टेल पर देखिए क्या आ रहा है, वह नाचने लगा। तो लगा लगी लगे वाक्य की टेल पर होना चाहिए, तभी आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। वह नाचने लगा तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही स्टार्टेड डांसिंग। तो जब भी कोई ऐसा वाक्य होगा जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई क्रिया हो तो सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ? ही स्टार्टेड थ्रोइंग द कॉइन्स आउटसाइड द विंडो। उसने, आउटसाइड द विंडो का मतलब हुआ खिड़की से बाहर। उसने खिड़की के बाहर सिक्कों को फेंकना शुरू कर दिया। और दोस्तों मैंने आपको भी स्टार्टेड का जो स्ट्रक्चर है वो समझाया। मैं आपको दो वाक्य देना चाहूँगा। यदि आप इसका यूज़ सीख गए तो आप दोनों वाक्यों को ज़रूर ट्रांसलेट करें, कमेंट में भी शेयर करें। नोट कर लीजिए, पहला सेंटेंस है बारिश होने लगी, दूसरा सेंटेंस है हम खेलने लगे। दोनों ही वाक्यों में स्टार्टेड का यूज़ किया जाएगा। आप दोनों को ट्रांसलेट ज़रूर करें, कॉमेंट में भी बताएँ। आगे देखिए, द नेबर्स रश्ड एंड बिगेन कलेक्टिंग द कॉइन्स। दोस्तों रश का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे दौड़ पड़ना, भागना। सेकंड फॉर्म होती है रश्ड। द नेबर्स रश्ड, पड़ोसी दौड़ पड़े। एंड बिगेन, और शुरू कर दिया। बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगेन। और शुरू कर दिया कलेक्टिंग, इकट्ठा करना, द कॉइन्स, सिक्कों को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द नेबर्स रश्ड एंड बिगेन कलेक्टिंग द कॉइन्स। पड़ोसी दौड़ पड़े और सिक्कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। When the box was nearly empty, the merchant returned। दोस्तों नियरली का मतलब होता है लगभग, एम्प्टी मतलब खाली। और आप इसे नोट कर लें दोस्तों, EMPTY ये जो शब्द है ये एडजेक्टिव है। और दोस्तों मैं जब भी कोई आपको नया शब्द बताता हूँ तो जो भी उसके बारे में ज़रूरी जानकारी है वो मैं ज़रूर बताता हूँ कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। तो आप भी उसको एज इट इज़ नोट किया कीजिए। When the box was nearly empty, जब बॉक्स लगभग खाली हो गया, द मर्चेंट रिटर्न्ड, व्यापारी लौट आया। ऑन सीइंग द ऑलमोस्ट एम्प्टी बॉक्स ही शाउटेड एट द मंकी। दोस्तों सी का मतलब देखना और ये आईएनजी फॉर्म है। ऑन सीइंग का मतलब होता है देखकर। द ऑलमोस्ट एम्प्टी बॉक्स, लगभग खाली संदूक को देखकर। ही शाउटेड एट द मंकी, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, किसी से गुस्से से चिल्लाना। सेकंड फॉर्म में शाउटेड। और एट का यूज़ प्रीपोजिशन के रूप में किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन सीइंग द ऑलमोस्ट एम्प्टी बॉक्स ही शाउटेड एट द मंकी। लगभग खाली बॉक्स को देखकर वह बंदर पर चिल्लाया। आ नेबर सैड, नेबर मतलब पड़ोसी, से मतलब कहना, और ये सेकंड फॉर्म है। आ नेबर सैड का मतलब हुआ कि एक पड़ोसी ने कहा टू द मर्चेंट, व्यापारी से। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अ मर्चेंट सैड टू द मर्चेंट,
अ नेबर सैड टू द मर्चेंट, एक पड़ोसी ने व्यापारी से कहा, वाई आर यू शाउटिंग एट दिस मंकी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अर्थ होता है ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के टेल पर रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में इज़, एम, आर इन तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जब हम इस तरह के वाक्यों में इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और यदि हम इंट्रोगेटिव वर्ड का भी यूज़ करते हैं जैसा यहाँ पर किया गया है, तब हमें हेल्पिंग वर्ब से पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को लगाना होगा। तो ये जो दोस्तों WHY है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। वाई का मतलब होता है क्यों। तो क्या अर्थ हुआ, अ नेबर सैड टू द मर्चेंट, एक पड़ोसी ने व्यापारी से कहा, वाई आर यू शाउटिंग एट दिस मंकी, आप इस बंदर पर क्यों चिल्ला रहे हो। आई नो, मैं जानता हूँ, इट इज़ फूलिश, ये मूर्खतापूर्ण है, टू थ्रो गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को फेंकना। तो उसने क्या कहा, आई नो इट इज़ फूलिश टू थ्रो गोल्ड कॉइन्स, मैं जानता हूँ सोने के सिक्कों को फेंकना मूर्खतापूर्ण है, बट ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन यू। दोस्तों जब दो लोगों की तुलना की जाती है तब देन का यूज़ किया जाएगा। आप स्पेलिंग पे ध्यान दें, इसकी जो स्पेलिंग है वो होती है THAN। एक और देन होता है THEN जिसका मतलब होता है तब, और ये जो देन है THAN इसका यूज़ जब किया जाएगा जब दो लोगों की तुलना की जाएगी, तब हमें देन का यूज़ करना होगा। तो इस तरह से क्या इस लाइन का अर्थ निकला, एक पड़ोसी ने व्यापारी से कहा, वाई आर यू शाउटिंग एट दिस मंकी, आप इस बंदर पर क्यों चिल्ला रहे हो। आई नो इट इज़ फूलिश टू थ्रो गोल्ड कॉइन्स, मैं जानता हूँ सोने के सिक्कों को फेंकना मूर्खतापूर्ण है, बट लेकिन ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन यू, लेकिन ये आपसे अधिक बुद्धिमान है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू हार्ड वेल्थ। दोस्तों देखिए मैं आपको छोटी सी यहाँ पर एक मिस्टेक है जिसे मैं करेक्ट करना चाहूँगा। हार्ड का मतलब होता है सख्त या फिर कठोर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड है ये गलत लिखा है। जो सही वर्ड है वो कहानी के हिसाब से होर्ड होना चाहिए। मैं एक बार उसको बता देता हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। स्पेलिंग है उसकी, नोट कर लीजिए, मैं उसको बताऊँगा, साथ में स्पेलिंग बताऊँगा, साथ में मीनिंग भी बताऊँगा। उसकी जो सही वर्ड यहाँ पर आना चाहिए वो है होर्ड। स्पेलिंग है HOARD। आई रिपीट HOARD। दोस्तों होर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जमा करना। तो यहाँ जो हार्ड है वो शायद मिसप्रिंट है या जो भी कोई गलती है, कोई क्लैरिकल मिस्टेक है। ये जो सही वर्ड है इस कहानी के अनुसार वो होना चाहिए होर्ड। और वेल्थ का मतलब होता है धन संपत्ति। तो इस तरह से क्या लाइन का अर्थ हुआ, और आप इसको भी नोट कर लीजिए। एडवाइजेबल का मतलब होता है जो चीज़ उचित ना हो, ये एडजेक्टिव है। तो उसने क्या कहा, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू होर्ड वेल्थ, पैसों को इकट्ठा करना या पैसों को जमा करना उचित नहीं है। यू शुड ऑलवेज यूटिलाइज इट फॉर सम गुड कॉज। दोस्तों यहाँ वाक्य में शुड का यूज़ किया गया है। और देखिए ये चीज़ आप जानते हैं या आप में से नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ। शुड का प्रयोग दोस्तों वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां हम ये दिखाते हैं कि सलाह के बारे में कोई सलाह दी जा रही है, तब शुड का यूज़ किया जाएगा। और शुड के बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यूटिलाइज़ का मतलब है किसी चीज़ का उपयोग करना। तो उसने क्या कहा उस व्यक्ति ने, यू शुड ऑलवेज यूटिलाइज इट, आपको हमेशा इसका उपयोग करना चाहिए। फॉर सम गुड कॉज, किसी अच्छे काम के लिए, कह सकते हैं किसी भले काम के लिए। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, यू शुड ऑलवेज यूटिलाइज इट फॉर सम गुड कॉज, आपको इसे हमेशा किसी नेक काम के लिए, कह सकते हैं कि भले उद्देश्य के लिए, भले काम के लिए इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग करना चाहिए। चलिए तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा भी होगा। यदि आपको कुछ भी सीखने को आज मिला हो, वीडियो पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, जो भी आपका अनुभव हो वीडियो के बारे में, ज़रूर शेयर करें। और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।